भारतीय आईटी सेक्टर की जो सबसे बड़ी ताकत है वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सालों तक हमें बताया गया, सिखाया गया कि जब जब डॉलर मजबूत होगा इंडियन आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इसका एक सिंपल सा लॉजिक था कि इंडियन आईटी सेक्टर कमाता डॉलर में है, खर्च रुपीस में करता है। सालों तक ये फंडा काम भी किया। लेकिन अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करूं, जहां पर आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छे करेक्शन देखने को मिले हैं, करीब टॉप से 46% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और अगर डॉलर की कंपैरिजन करें तो डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। यानी ये चीज़ तो क्लियर आ रही है कि जो फंडा यूज़ किया जा रहा था कि डॉलर मजबूत होगा तो इंडियन आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, बूम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में हमें करेक्शन देखने को मिला है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, पूरे लॉजिक को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आईटी सेक्टर में एक रिकवरी आ सकती है, क्या ये ट्रेंड बनेगा या सिर्फ एक रिलीफ रैली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमें आईटी सेक्टर को लेकर आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आईटी सेक्टर करता क्या है हमारा। क्या हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं? पिछले 20 ईयर्स में आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिला है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ना, क्या हमारे पास कोई प्रोडक्ट है? टीसीएस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, एस्टेलटेक की बात कर लीजिए, विप्रो की बात कर लीजिए, क्या इन कंपनीज ने कोई प्रोडक्ट बनाया है? तो जवाब आएगा कि नहीं, इन कंपनीज ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो ऐसा क्या था कि पिछले 20 सालों में इन कंपनियों ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी? इसका एक ही जवाब है कि हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम टैलेंट बेचते थे। यानी हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इन कंपनियों का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, हम सिर्फ टैलेंट प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोडर की ज़रूरत है, आपको डेवलपर की ज़रूरत है, हमारे पास टीम बैठी है, आपका काम हो जाएगा। इस मॉडल पर ये कंपनियां काम करती थी। यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि ये कंपनियां स्किल्ड लेबर्स प्रोवाइडर्स थी, यानी सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा इन कंपनियों ने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। और इन कामों में आते थे आपके टेक सपोर्ट करवा लीजिए, आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, आपके पास मेंटेनेंस है, आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डेवलपर की ज़रूरत है, आप वो करवा लीजिए। यानी कहने का मतलब आपका कोई काम है तो हमारे पास टीम मौजूद है, वो काम करेगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एस्टेलटेक सब के सब इसी मॉडल पर काम करते थे, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, या आप कह सकते हैं इंडिया में टैलेंट अच्छा है। दोनों चीज़ें हैं, टैलेंट अच्छा भी है और रीजनेबल प्राइस पे है। तो कंपनियों ने क्या किया, जिन्होंने भी प्रोडक्ट बनाना है, चाहे एप्पल ने बनाना है, चाहे गूगल ने बनाना है, चाहे अदर कंपनीज ने बनाना है, सब ने क्या किया, इंडियन कंपनीज में से स्किल लेबर हायर करना चालू किया और इन कंपनियों ने उनसे बहुत अच्छा मुनाफा बटोरा। और अब ये मॉडल थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। मैं एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आप बिजनेस मॉडल समझ लीजिए कि दीज कंपनीज आर सर्विस प्रोवाइडर। इनके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, आज तक इन्होंने बनाया ही नहीं। लास्ट 2 ईयर में आईटी सेक्टर की धुआंधार पिटाई हुई है। अराउंड 46% हम टॉप से गिर चुके हैं और रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, सब कुछ फेवरेबल है अगर हम आईटी के नज़रिए से देखें। लेकिन उसके बावजूद हम गिरते चले जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ बताई, तो समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का फंडामेंटल रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बात कर देंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आखिर किस चीज़ पे बना हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक होता है आपका प्रोडक्ट और एक होता है उसको बनाने वाला, राइट ना। फिर उसके बाद होता है बेचने वाला। तो कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको सेल करती है, उससे मुनाफा कमाती है, राइट। लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर किसी तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाता। हम प्रोडक्ट में बिलीव ही नहीं करते, हम बिलीव करते हैं टैलेंट पर। इंडियन आईटी सेक्टर का जो पूरा का पूरा मॉडल है वो टैलेंट बेचना है, ना कि कोई प्रोडक्ट बेचना है। तो टैलेंट पहले भी था, टैलेंट आज भी है और टैलेंट आने वाले टाइम में भी रहेगा। लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? अगर कोई मॉडल पिछले 20 सालों में काम किया है लेकिन आज नहीं काम कर रहा है, सबकी सेम चीज़ें आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन होगा जिसकी वजह से आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो बिजनेस मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट है।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन आईटी सेक्टर सर्विस बेस है, ना कि प्रोडक्ट बेस है, और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या छिपी हुई है। इंडियन आईटी का जो कोर सर्विसेज है ना, वो इसी तरीके की हैं, जैसे आपका मेंटेनेंस करा लीजिए, आपको टेक सपोर्ट चाहिए, आपको क्लाउड सिस्टम चाहिए, इससे रिलेटेड आपको कोई काम कराना है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें डेवलपर की ज़रूरत है, इंडियन आईटी विल हेल्प यू। यानी हम स्किल लेबर प्रोवाइडर थे, हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया, हम उस प्रोडक्ट को बनाने वाले के पास अपनी लेबर भेजते थे, उसकी मदद करते थे कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाए। इसी पर ये पूरा मॉडल सालों से काम करता आ रहा है, लेकिन 2025-26 में ये मॉडल फेल हो गया, जबकि डॉलर बहुत मजबूत हुआ है और रुपया बहुत कमज़ोर हुआ है। मैंने शुरुआत में ही आपको एग्जांपल दिया कि कंपनियां सब डॉलर में कमाती हैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कैसे है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। $1000 का आपको ऑर्डर मिला और उस समय रुपी चल रहा था 60 रुपये पे, $1 इक्वल टू 60 रुपीज़, लेकिन एक साल में वो बढ़कर हो गया कितना, 80 रुपये। अब आपको $1000 की ही पेमेंट होनी है, लेकिन आपका जो मुनाफा है वो 20,000 रुपये बढ़ गया, और इस मुनाफे के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था आईटी को बूम करने का, और ये रीज़न अभी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आईटी की पिटाई हो रही है। तो इसको मैं अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि आपको $1000 का ऑर्डर मिलता था ये 2023-24 में, लेकिन अब आपको $200 का ऑर्डर मिल रहा है। रुपया कमज़ोर होने के बावजूद आपका रेवेन्यू डिक्लाइन है। पहले आप ज़्यादा ऑर्डर लाते थे, उसके बाद जब एप्रिसिएशन होता था तो आपको प्रॉफिट होता था। एप्रिसिएशन अभी भी है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन आपका जो ऑर्डर फ्लो है या जो ऑर्डर आपके पास आते हैं अब वो कम होने लगा है। इसी वजह से तो फंडामेंटल इश्यूज हैं निफ्टी आईटी सेक्टर में। क्लियर हो रहा है ना? मैं एक एक करके चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, आपको बिल्कुल इंडे में समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल रीजंस किस तरीके से टेक्निकल को ओवरकम करते हैं। फंडामेंटल डिसाइड करता है आपकी किस्मत, टेक्निकल सिर्फ डिसाइड करता है आपकी एंट्री। तो फंडामेंटल को कभी भी इग्नोर नहीं करना। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ईयर 2000 के आसपास तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स बनने लगे। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट, आपने फिर देखा होगा एप्पल, यानी बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनने लगे, और इन सॉफ्टवेयर्स में स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय इंडियन आईटी सेक्टर स्टार्ट हुआ था और उन्होंने स्किल्ड लेबर या कह सकते हैं कि डेवलपर्स प्रोवाइड कराने चालू किए, जिसकी वजह से इनको बहुत तरीके के ऑर्डर मिले, हायरिंग मिली, लगातार ये कंटिन्यू रहा ओवर द पीरियड्स। ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। आपको भी मालूम है कि ह्यूमन हमेशा ग्रो करने के लिए बना है, उसी तरीके से इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। तो ये इंडस्ट्री ग्रो करती रही अनटिल एआई नहीं आया। जब तक समस्या थी ही नहीं, आपके पास आदमी हैं, आपके पास स्किल्ड आदमी हैं और वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, और जो कंपनियां हैं जिनको प्रोडक्ट बनाना है उनको उन आदमियों की ज़रूरत है। इंडियन आईटी सेक्टर से हायर किए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, सब कुछ चंगा है। लेकिन जैसे ही एआई का आगमन हुआ वैसे ये सब चीज़ें खराब हो गई। क्योंकि अगर आप खुद देखो ना, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट, और एक ट्रेडर हूँ। मेरे को कुछ चीज़ करनी है, मान लीजिए थंबनेल बनाना है। पहले मुझे डिज़ाइनर चाहिए था, आज नहीं चाहिए, एआई से बन जाता है। मुझे पहले रिसर्च करनी थी तो मुझे टीम बैठानी पड़ती थी, आज मैं अकेला कर लेता हूँ। तो मेरे ऑफिस में अगर 10-12 लोग का काम था तो आज 3-4 लोगों का काम हो गया, और जबकि मैं बहुत ही नीचे स्तर पे काम कर रहा हूँ, राइट ना। जरा आप सोच के देखिए कि अगर मैं बड़े स्तर पे काम कर रहा हूँ तो क्या मुझे आदमियों की ज़रूरत है? अगर है तो कितने लोगों की ज़रूरत है? पहले कितने लोगों की ज़रूरत थी और आज कितने लोग की ज़रूरत है? और ये भी समझना पड़ेगा कि एआई अपने इनिशियल डेज में अभी ये बच्चा है, तब आपको ये इंटरनेट पे इतनी मदद करता है जिसका कोई जवाब नहीं। इसको एक बार फिर से समझिए, कोडर के जरिए समझिए। पाइन स्क्रिप्ट, मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2016-17 में 18,000 20,000 रुपये दिए किसी इंडिकेटर को कोड कराने के लिए। आज की डेट में मैं अपनी कंडीशन डालता हूँ चैट जीपीटी पे और वो मुझे पाइन में पूरा कोड लिख के देता है। मैं उस कोड को लेके जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ पाइन स्क्रिप्ट में और मेरा इंडिकेटर रेडी हो जाता है। मेरा काम आसान हो गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? डेवलपर का ना, जो काम पहले कोई 18-20 हज़ार रुपये लेके करता था, अब तो काम उससे छिन गया। तो ये चीज़ें कंपनियों पे भी लागू होती हैं।
तो इस तरीके से एआई ने जो ना इन सेक्टर्स को हिट किया है। इनके पास छोटी टीम थी, बड़ी टीम थी, एक्सपीरियंस टीम थी, बिगिनर थे, यानी बहुत कुछ अवेलेबल था। इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते थे कि भाई अगर आपको सिंपल सा कोड लिखवाना है, मेरे पास ये लड़का है, ये कर देगा। मेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरे पास ये लड़का है, ये कर देगा। लेकिन एआई का जब आगमन हुआ ना, तो ये जो नीचे के लोग थे, बिगिनर, इंटरमीडिएट, ये इसको ख़त्म कर गया। एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत आज भी है, लेकिन जो इनिशियल लेवल्स पे काम कर रहे थे उनका काम आज ही ख़त्म हो गया। और ये दिन ब दिन बदतर ही होता जाएगा अनटिल अनलेस ये कंपनियां, किन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर की, इंडियन स्टॉक मार्केट के आईटी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं लाती, कुछ एआई में नया नहीं करती, कुछ ऐसा दुनिया को देती नहीं जिससे कि आपको एक अलग आइडिया मिले। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, मैं कभी भी उस बिज़नेस मॉडल की बात नहीं करता जिस बिज़नेस मॉडल को आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल है, मैंने यहाँ से माल खरीदा, यहाँ बेचा। मैं हमेशा बात करता हूँ बिज़नेस का आइडिया क्या है। चैट जीपीटी की ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, आप एआई बूम देख ही रहे हैं। तो इसी तरीके का कुछ इनोवेशन इंडिया में नहीं होता ना, तो आईटी विल सफ़र मोर, आईटी सेक्टर यहाँ पर और सफ़र करेगा। ये है इसका फंडामेंटल। पिछले 20 सालों में इसने 10,000% के रिटर्न दिए, ये मैटर नहीं करता। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, ये आगे क्या करेगा ये मैटर करता है। और लोग जज कैसे करते हैं, आईटी सेक्टर में इतना बड़ा मूव आया था, आईटी सेक्टर में इतना ऊपर गया था, इन्फोसिस ने इतने रिटर्न दिए, तो ये अगर गिर गया तो ये सस्ता है। नहीं सस्ता है। जब तक उसकी ग्रोथ से आप कैलकुलेशन नहीं बैठाओगे, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ग्रोथ डिसाइड करती है कि किसी चीज़ का क्या प्राइस है, और यहीं पर हमारा जो आईटी मॉडल है वो फेल हो रहा है। तो ये तो इसका फंडामेंटल है। इसको चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए। इस समय आईटी सेक्टर का क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, बाज़ार में लोअर लोज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं बाज़ार में। ये जो करंट फॉल है, ये करेक्शन है कि आखिर है क्या। फंडामेंटल तो चीज़ें हमें समझ में आ गई, लेकिन टेक्निकल भी तो हमें समझना है। अगर आप पहले से फंसे हैं तो कहाँ निकलना है, अगर आप नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो किन लेवल्स पर आपकी नई एंट्री बनेगी, शॉर्ट टर्म स्विंग बनेगा या लॉन्ग टर्म स्विंग बनेगा। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट की मदद से समझेंगे। आपके सामने निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, CNX आईटी, आप देख लो पहले, ठीक है। आईटी सेक्टर मंथली चार्ट, और अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमें करीब मान के चलें बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिले थे। यानी अगर मैं लिस्टेड की बात करूं तो 90 टू 100 रुपीज़ के आसपास ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और करीब हाई इसका जो है वो है 46,000। अच्छे रिटर्न है भाई। पहले ये मॉडल काम करता था, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आज की डेट में ये मॉडल काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी इसीलिए सफ़र कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन की बात कर लें, 2008 का पीरियड में बिल्कुल हटा देता हूँ क्योंकि ये रिसेशन पीरियड है। नॉर्मल डेज की बात कर लेते हैं तो बाज़ार में हमेशा ये स्ट्रक्चर बनाओ, क्या, हायर हाइज, राइट ना। और ये किसको प्रेजेंट करता है, ये अप ट्रेंड को प्रेजेंट करता है। तो आईटी सेक्टर में हमें क्लियर दिख रहा है, हिस्टोरिकल दिख रहा है कि बुलिश ट्रेंड है। अब कोविड की रिकवरी के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पर एक हाई आया और इसका एक लो आया, राइट ना। उसके बाद बाजार ऊपर गया, 2024 से करेक्शन चालू है और हम इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। हिस्टोरिकली आईटी ने कभी भी अपना मंथली स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। अगर किसी स्टॉक का आपको ट्रेंड समझना है, फंडामेंटल कितना अच्छा है, ये आपको मंथली चार्ट क्लियर बता देगा। अगर स्टॉक की मोनोपोली है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो मोस्टली वो अपने मंथली लो को ब्रेक ही नहीं करेगा। अगर मंथली लो ब्रेक हुआ तो देयर इज़ अ सीरियस इशू, और इसी इशू पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इस समय हम आईटी सेक्टर में मंथली लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये लो ब्रेक हुआ तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि यहाँ पे प्राइस करेक्ट करेगा। और ये हमेशा आपको ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है या ट्रेंड सेंटीमेंट कंटिन्यू है। अब यहाँ पर एक बाउंस आया, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है।
अब ये बाउंस सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है। और अगर मैं आईटी के प्राइस की बात कर लूँ, इंडाइसिस के प्राइस की, तो 25,800 ये एक ऐसी नेक लाइन है जो डिसाइड करेगी कि आईटी सेक्टर का आने वाला फ्यूचर क्या है। फंडामेंटल देखिए, समझिए और टेक्निकल में उसकी कंफर्मेशन लीजिए, तब जाकर आप एक बढ़िया एनालिस्ट बन पाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि इस समय हम एक नेकलाइन पे ट्रेड कर रहे हैं जो डिसाइड करेगा कि आईटी का फ्यूचर क्या है। अब आप थोड़ा कन्विंस नहीं होंगे, ऐसा तो होता नहीं, आपका क्या मतलब है मंथली लो का, तो इसको मैं एक बैंकिंग स्टॉक से समझाता हूँ। आप में से कई लोगों ने इसको लिया भी होगा, ठीक है, और बहुत कुछ लोगों ने इसकी बात भी सुनी होगी। दिस इज द, आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिए, आपके लिए इजी होगा। चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपके लिए चीज़ें हमेशा टफ रहेंगी। यहाँ पर ये लो लगा, ठीक है, और इसके बाद ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये लो ब्रेक हो गया 144 पे और लो कितना लग गया, 7 रुपये का। तो एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आईटी बहुत ही डेंजरस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आईटी सेक्टर में और भी पिटाई हो सकती है। तो सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि आप इंतज़ार करो, वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहो, देखेंगे कि फंडामेंटल सुधरते ही हैं या नहीं। अगर फंडामेंटल आईटी के नहीं सुधरेंगे तो आईटी में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। ये चार्ट पे भी समझ में आ रहा है, ये फंडामेंटल में भी समझ में आ रहा है। तो एक सजेशन सबसे पहले नोट कर लीजिए कि अगर आप आईटी में एंट्री करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आईटी से अभी दूरी बना के रखें, फंडामेंटल सही होगा, बाज़ार में कुछ नया आएगा, कंपनियां कुछ नया करेंगी, तब हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस एआई रिवॉल्यूशन में अभी का जो समय है वो आईटी के लिए अच्छा नहीं है। अब हम स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे आईटी के, ध्यान दीजिएगा। इंडाइसेस है, थोड़ा वेटेज हर एक का रहता है, तो वहाँ पर लो नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन इन्फोसिस लोज ब्रेक, एचसीएल टेक लो ब्रेक, विप्रो सपोर्ट के आसपास है, टीसीएस मंथली लो ब्रेक। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इसी वजह से मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया ना कि आईटी सेक्टर में दूरी बना के रखें। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि सर आईटी सेक्टर के बारे में एक बार एनालिसिस करते हैं, तो दिस इज़ माई ऑनेस्ट एनालिसिस। मैं भी यहाँ दूरी बना के रखता हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे। तो एक छोटा सा एनालिसिस था, बाकी आप बताइए आपने आईटी में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है, क्या आप पहले से फंसे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।